Hello everyone, welcome to my channel Study Mark 247। स्टडी मार्क 247 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर 2025। 13 नवंबर 2025 से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग मार्क 247 के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो आपको बताना है कि भारत शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास और भारत के किस देश के बीच हुआ है। तो ये जो होता है हमेशा वो श्रीलंका के बीच होता है। श्रीलंका जो है आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। उद्देश्य है इसका कि आतंकवाद रोधी और काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, और भारतीय पद से राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी शामिल रही इसमें। और इसमें जो है दोनों देशों के सैन्य साझेदारी और आपसी विश्वास मजबूत हुआ। तो ये जो है मित्र शक्ति जो अभ्यास जो होता है, ऑलवेज कंडक्ट बोथ कंट्रीज इंडिया एंड श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा 11 से 12 नवंबर 2025 में कौन सी परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि 11 से 12 नवंबर में जो है भूटान की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वहाँ पे किस परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया? तो वहाँ पे है इसका जो राइट है जल विद्युत हाइड्रो परियोजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत परियोजना। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यात्रा जो भूटान के राजा 17वें जन्मदिन पर हुई। और भारत भूटान संबंधों में जल विद्युतीय प्रमुख सहयोग क्षेत्र है। दोनों देश जो है बिजली उत्पादन और निर्यात से भी लाभान्वित होते हैं, और यह क्षेत्रीय एकता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खनिज के उत्पादन को फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 500 टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियोडाइमियम। नियोडीमियम ये एक तरह का एलिमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत नियोडीमियम के उत्पादन में 9 गुना बढ़कर 500 टन तक करेगा। यह दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, ये बहुत ही दुर्लभ रेयरेस्ट पृथ्वी पे जो एलिमेंट है उसमें वो है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मोटर होता है, पवन टरबाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। इससे भारत की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन मजबूत होगी, और यह हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो बताना है कि 2025 में बुकर प्राइज किस उपन्यास को दिया गया है? बुकर प्राइज अभी फिलहाल में ही बुकर प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें फ्लैश जो उपन्यास है उसको जो है 2025 में इसको बुकर प्राइज दिया गया। तो उस उपन्यास का क्या नाम है? तो फ्लैश। याद रखना है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। 2025 का बुकर प्राइज है ब्रिटिश हंगरियन लेखक डेविड सेजले, ये जो है ये उनका नाम है जो उपन्यास लिखे हैं, और उनके उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। घोषणा और तिथि स्थल कहाँ पे है? तो ये जो है 10 नवंबर 2025 को लंदन में आयोजित समारोह में घोषित किया गया। लेखक को यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की गई। इस उपन्यास की जो थीम है, फ्लैश एक गहराई से लिखा गया उपन्यास है जो मानव जीवन, प्रवास, जो कि माइग्रेशन और अस्तित्व की जटिलताओं को दर्शाता है। कहानी को हंगेरियन प्रवासी की है जो ब्रिटेन में नई पहचान उद्देश्य खोजने की कोशिश करता है। जजों की टिप्पणी, जूरी ने यह संयोजित भाषा में लिखा गया कि गहन उपन्यास है जो शब्दों के बीच चुप्पी भी अर्थ देती है। इसका शैल सरल लेकिन भावनात्मक है। इसे अन्य नामांकित पुस्तकों से अलग किया गया। तो कुछ पुस्तकें जी थी उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जैसे द लैंड इन विंटर एच.एम. नाकवी द्वारा लिखा गया था। ऑडिशन पीप एडमन द्वारा लिखा गया था। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी
जो कि शुभांगी एंड स्वरूप द्वारा लिखा गया था, और फ्लैश जो है डेविड सेजली द्वारा, जो कि ये विजेता हुए। मतलब इतनी सारे पुस्तकें हैं, वो नॉमिनेट हुई, जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था कि इस पुस्तकों को दिए जाने वाले हैं, बट उसमें तो एक सेलेक्ट हुआ, तो उसका नाम जो है फ्लैश, जो कि डेविड सेजले द्वारा लिखा गया है उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। कनाडा को देखते हैं कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 11 से 12 नवंबर 2025 को नाइगारा ऑन द लेक, जबकि ओंटारियो कनाडा में आयोजित की गई। यह स्थान कनाडा अमेरिकी की सीमा के पास है। यह शांतिपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। 2025 में जो G7 का अध्यक्षता जो प्रेसिडेंसी है कनाडा के पास थी, इसलिए इस वर्ष की सभी प्रमुख बैठकें जो है विदेश और वित्त विज्ञान आदि कनाडा में ही आयोजित की गई। इस बैठक में G7 के सदस्य जो है वो 7 हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये जो 7 जो है देश है इसके सदस्य हैं। साथ ही यूरोपीय संघ उच्च प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक के मुख्य मुद्दे क्या कह रहे हैं? बैठक की कई वैश्विक विषयों पर चर्चा हुई, जैसे कि यूक्रेन रूस युद्ध की स्थिति और शांति प्रयास, मध्य पूर्व जैसे गाजा में स्थिरता और मानवीय सहायता, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर भी बात की गई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और चीन की भूमिका के बारे में भी बात किया गया, और महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स पर भी सहयोग की बैठक हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है 2025 में G7 देश की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था, और भारत की ओर से इनमें से किसने भाग लिया था? मैंने पिछले ही बताया कि कनाडा में हुआ, तो कनाडा में एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया। देख सकते हैं कि हम G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक 11 से 12 नवंबर 2025 को नाइगारा ऑन द लेक ओंटारियो कनाडा सीए में आयोजित की गई, और यह बैठक कनाडा के अध्यक्षता में हुई। भारत इस बार गेस्ट कंट्री आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ। भारत की ओर ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया, और मुख्य सदस्य जो आपको मैंने पहले भी बताया कि कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली और जापान है। साथ ही आमंत्रित देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जो है ये आमंत्रित देश है, जो गेस्ट के रूप में उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि रही। यूक्रेन रूस युद्ध के मानवीय सहायता के समाधान पर बात किया गया। पूर्व मध्य गाजा में संघर्ष का विराम प्रयास पर राहत हुई। इंडो पैसिफिक और सुरक्षा की स्थिति जहां भारत के दृष्टिकोण प्रमुख रहा, और वैश्विक ऊर्जा खाद्य तथा आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन के सहयोग के बारे में भी बात हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सामने रखा, और भारत ने विश्व शांति, विकास सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुधार, यूएन रिफॉर्म की आवश्यकता पर जोर दिया, और इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला समुद्री क्षेत्र फ्री ओपन इंडो पैसिफिक बनाए रखने की चर्चा की। इस क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक मानव यानी कि ग्लोबल इथिकल स्टैंडर्ड जिसने न्यूरो प्रौद्योगिकी जैसे न्यूरो टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने की दिशा में शुरुआत की, वो संस्था द्वारा अपनाया गया। आपको बताना है कि दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक मानव जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल इथिकल स्टैंडर्ड जिसने न्यूरो टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने की दिशा में शुरुआत की, वो किस संस्था द्वारा अपनाया गया? तो ये जो है यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। इसका जो राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। यूनेस्को ने 5 नवंबर 2025 को रिकमेंडेशन ऑन द इथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी नामक पहला वैश्विक मानक प्रस्ताव स्वीकार किया। यह मानक न्यूरो प्रौद्योगिकी जिसमें मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम से सीधे जुड़ी तकनीकी शामिल के विकास, उपयोग और नियंत्रण में नैतिक, मानवाधिकार और सुरक्षा पक्षों को स्पष्ट करता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मानव मस्तिष्क के अविनाशी गरिमा जैसे इनवियोलाइबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन माइंड्स की मान्यता देना, मानसिक गोपनीयता, स्वतंत्रता तथा न्यूरो डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूटीए बताती है कि प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई थी, जिसे वैश्विक परामर्श, विशेषज्ञ समूह तथा संसदीय स्तर पर चर्चा शामिल थी, और इसे 12 नवंबर 2025 को प्रभावी रूप से अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में सुपर टाइफून फंग उंग किस महासागर क्षेत्र कि ट्रॉपिकल बेसिन में आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी
हिंद प्रशांत महासागर, जिसका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पैसिफिक प्रशांत महासागर ओशियन में आया था। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसी तरह का और भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।